साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमरेश ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में हम रेलवे से संबंधित स्टैटिक जीके के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन और एएलपी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, आनुवंशिकता के जनक कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, लेमार्क, डार्विन, ग्रेगर मेंडल या फिर अरस्तु। तो ये जो आपका है आनुवंशिकता यानी जो जेनेटिक के जनक है वह है आपका ग्रेगर मेंडल। ठीक है, और इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। वही ऑप्शन में दे रहा है आपका लेमार्क। तो लेमार्क की बात करें तो इन्होंने जैव विकास, ठीक है, याद रखिएगा आप, जैव विकास, और जैव विकास को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, और इसी जैव विकास पर इन्होंने अपना मत दिया था। ठीक है, वही अगर बात करें डार्विन की, तो डार्विन का अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया था और इनका एक पुस्तक है, उसका नाम याद रखिएगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, और इसी पुस्तक में इन्होंने प्राकृतिक वर्णन के जो सिद्धांत है उसको दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। वही अरस्तु की बात करें तो अरस्तु यह आपका बायोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो अरस्तु कहे जाते हैं। वही अगर लैमार्क की बात करें तो लैमार्क की एक पुस्तक है, इसको आप याद रखिएगा, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। ठीक है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो आनुवंशिकता यानी जेनेटिक के जो जनक है वह है आपका ग्रेगर मेंडल। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने ही मटर के पौधे पर शोध किया था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, सोने का यानी गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए, AG, FE, AU या फिर CU। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोना यानी गोल्ड का जो रासायनिक प्रतीक है वह है आपका AU। ठीक है, वही ऑप्शन में दे रहा है आपका AG। तो AG की बात करें तो AG सिल्वर। ठीक है, सिल्वर यानी चांदी का रासायनिक प्रतीक है। ठीक है, और इसका जो लैटिन नाम है वह है आपका अर्जेंटम, और यहीं से AG लिया गया है। वही Fe की बात करें तो Fe जो है यह आयरन का रासायनिक प्रतीक है यानी लोहा का रासायनिक प्रतीक है, और यह लैटिन नाम फेरम से लिया गया है। ठीक है, फेरम है और फेरम से ही Fe शब्द लिया गया है। वही AU की बात करें तो ये AU भी आपका लैटिन नाम है और यह ऑरम शब्द से लिया गया है। ठीक है, ऑरम शब्द से लिया गया है AU, याद रखिएगा। और CU की बात करें तो CU आपका कॉपर का जो रासायनिक प्रतीक है, और ये भी एक लैटिन नाम है, और इसका लैटिन नाम क्यूप्रम से या CU लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये चारों के चारों परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, जो कि लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है आपका NO2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा NO2। वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है आपका CO2 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, वही आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है आपका NO2। ठीक है, क्या होता है? NO2 होता है, और यह एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। मीथेन की बात करें तो मीथेन का फार्मूला होता है आपका CH4। ठीक है, और CH4 की बात करें तो यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार लाफिंग गैस का बात हो रहा है तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन देख लीजिए, 1526, 1757, 1764 या फिर 1707। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और इसमें
आपका बाबर की जीत हुई थी। वही अगर पानीपत के दूसरे लड़ाई की बात करें तो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था वह आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो हेमू और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो हेमू और अकबर के यह बीच हुआ था, जिसमें अकबर का जीत हुआ था। वही अगर बात करें पानीपत के तीसरी लड़ाई का, तो पानीपत का जो तीसरी लड़ाई हुआ था वह आपका 1761 में हुआ था। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था और इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, पानीपत की लड़ाई से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1526। वही 1757 की बात करें तो 1757 में आपका प्लासी की लड़ाई हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का लड़ाई हुआ था। वही 1707 की बात करें तो 1707 ईस्वी में आपका औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो ये सभी के सभी डेट परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाह आलम या फिर अकबर द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह था अंतिम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है आपका बृहस्पति ग्रह। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही अगर दूरी के हिसाब से बात करें तो सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करें तो इसका जो क्रम है वह है आपका पहले नंबर पे बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल और पाँचवें नंबर पे बृहस्पति और छठे नंबर पे शनि, सातवें नंबर पर अरुण और आठवें नंबर पे वरुण आ जाता है। वही अगर आकार के दृष्टिकोण से देखें तो आकार के दृष्टिकोण से सूर्य से जो दूरी है वह है आपका सबसे पहले नंबर पे बुध, दूसरे नंबर पे मंगल, तीसरे नंबर पे शुक्र, चौथे नंबर पे पृथ्वी, पाँचवें नंबर पे वरुण, छठे नंबर पे अरुण और सातवें नंबर पे शनि और आठवें नंबर पे बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया है। याद रखिएगा। वही वर्तमान समय में बात करें कि राष्ट्रपति कौन है तो वह है आपका द्रौपदी मुर्मू। कौन है? ठीक है, याद रखिएगा, वो द्रौपदी मुर्मू आपको याद ही होगा। वही भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। इसको भी आप याद रखिएगा। वही राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह आपका 6 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह आपका उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? तो CP राधाकृष्णन है। कौन है? तो CP राधाकृष्णन है, याद रखिएगा। और यही राज्यसभा के पदेन सभापति है। वही प्रधानमंत्री की बात करें तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान समय में जो लोकसभा अध्यक्ष है वह है आपका ओम बिरला। और पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे आपका GV मावलंकर। ठीक है, कौन थे? तो GV मावलंकर थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। तो पंचायती राज व्यवस्था है वह सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है
कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी पहली जो विद्युत ट्रेन थी वह कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेक्कन क्वीन। ठीक है, डेक्कन क्वीन वर्ष 1925 ईस्वी में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन किया गया था। यदि आपसे पूछता है कि कहाँ से संचालन किया गया था, तो मुंबई में एक स्टेशन है विक्टोरिया, वहीं से कुर्ला हार्बर के बीच चलाया गया था यह डेक्कन क्वीन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वही बात करें भारत की जो पहली ट्रेन कब चली थी, तो आपका 16 अप्रैल को चलाया गया था। कब? तो 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था और 16 अप्रैल के दिन ही भारतीय रेलवे परिवहन दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। वही जो 16 अप्रैल 1853 को जो चलाया गया था वह आपका 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। और कहाँ से कहाँ चलाया गया था? तो मुंबई में एक जगह है बोरी बंदर, वहाँ से ठाणे के बीच यह चलाया गया था। इसको याद रखिएगा आप, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और बात करें तो आपका भारत का जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो वह है आपका विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस जो कि असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होता है और कन्याकुमारी के बीच जो यह ट्रेन चलता है। ठीक है, और सुपर वासुकी एक नाम है। ठीक है, क्या नाम है? तो सुपर वासुकी एक ट्रेन है, मालगाड़ी है और यह भारत का सबसे लंबा और भारी मालगाड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो रेल इंजन का जो आविष्कारक है वह है आपका जॉर्ज स्टीफेंस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आपका जो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे वह थे आपका जॉन मथाई। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में कुल 19 रेलवे जोन है। ठीक है, पहले यह 18 था और अब 19 हो गया है। वही अगर नया नाम की बात करें तो आपका सबसे जो नया जोन बना है वह आपका साउथ कोस्ट रेलवे जोन बना है। ठीक है, कौन सा बना है? तो साउथ कोस्ट रेलवे, ये आपका सबसे नवीनतम जोन है, इसको आप याद रखिएगा। वही देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? ऑप्शन देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश या फिर इंडिया भूटान। तो ये जो मैत्री एक्सप्रेस है यह वर्ष 2008 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 2008 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच यह शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, लोहा, मैग्नीशियम या फिर जस्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम पाया जाता है। माफ़ी चाहता हूँ, हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है। ठीक है, आयरन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह है आपका राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी। वही अगर एग्जाम में पूछा जाए तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वह है आपका गोवा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। वही पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वही अभी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका राजस्थान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये जो हीराकुंड बांध है यह आपका 1957 में बनवाया गया था। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्हीं के द्वारा
इस हीराकुंड बांध का निर्माण करवाया गया था, जो कि दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है। ठीक है, और यह हीराकुंड बांध है वह आपका महानदी पर बनाया गया है। कहाँ? तो उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण करवाया गया है। और इस बांध का निर्माण करवाने के पीछे का जो उद्देश्य है वह है आपका बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत का उत्पादन करना। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड या फिर लाओस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो थाईलैंड है वह सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? तो यह मार्ग बदलने के लिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वही गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है। कहाँ से? तो बक्सर जिले से प्रवेश करती है और बिहार में जो कुल दूरी तय करती है वो आपका 445 किलोमीटर का दूरी तय करता है। और यह बिहार के गंगा नदी की बात करें तो बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे लगे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।